सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान भाषा में आपके सामने। हजरत मोहतरम F-16 फाइटर जेट और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, अमेरिका के ज़्यादातर हथियार, आसान भाषा में बता रहा हूँ, अमेरिका के ज़्यादातर हथियार पाकिस्तान के पास हैं। पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट इस्तेमाल करता है और अमेरिका ने उसको अपग्रेड भी किया है, उसकी अपग्रेड किट भी पाकिस्तान को दी है। और इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पाकिस्तान को हथियार अपने अप्रूव करती रहती है। पाकिस्तान का एक समझ लीजिए, पाकिस्तान की एयरफोर्स अमेरिकी और दुनिया भर के फाइटर जेट के लिए क्लासरूम बन चुकी है। वहाँ सब कुछ जानकारियाँ लीक हो जाती हैं, वहाँ स्टडी की जाती है। पाकिस्तान उसको स्टडी के नाम पर जानता है, पहचानता है, जांच पड़ताल करता है, जासूसी करता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अपने दोस्त चीन के साथ शेयर कर देता है। इजराइल ने भारत को चेताया है। देखिए, ये रही आपके सामने रिपोर्ट। कोई भी जुमला मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी रिसर्च है और आपके सामने मैं रख रहा हूँ सबूत के साथ। दोस्तों, खुद इजराइल की इंटेलिजेंस ने भारत को बताया है कि जो F-16 फाइटर जेट की जानकारी है, उसकी ख़तरनाक जानकारियों को निकालकर, एडवांस अमेरिकी हथियारों की जानकारियों को निकालकर पाकिस्तान चीन को दे रहा है। और फिर चीन उस स्ट्रेटजी को बना रहा है जिसके ज़रिए भारत के तगड़े से तगड़े फाइटर जेट और अमेरिका के जो हथियार हम इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं, उसको बाईपास किया जा सके। चाइना हर इंफॉर्मेशन F-16 की हासिल करके भारत के खिलाफ तैयारी करने में लगा है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है भाई, मोदी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान से मतलब है। हर मुद्दे में हिंदू मुसलमान। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आपने देखा, क्या था वहाँ पे? वहाँ तो हिंदू मुसलमान भी नहीं था, लेकिन हिंदुत्व आतंकी संगठन के वहाँ पर हिजड़े पहुँच गए। चाहे वो रिधिमा हो, चाहे कोई और हो, वहाँ भी जाकर उन्होंने, बताइए, जो कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर है अभिजीत, उसको ही आतंकी, उसको सुअर, उसको हरामी, उसको गद्दार कह दिया। 4 साल पहले एक लाइन कही थी मैंने और अक्सर मैं याद दिलाता हूँ आप लोगों को कि ये जो हिंदू बीजेपी वाले हैं ना, हिंदू संगठन वाले, भाई ये हिंदू पार्टी कोई नहीं है। ये प्रभु श्री राम के नाम पर, भगवानों के नाम पर एक बीजेपी की ही पार्टी है, लेकिन सामने से बीजेपी की नहीं है, भगवान के नाम पर है। ये राम का नाम लेंगे और पीछे से रावण और राक्षस वाला काम करेंगे। मैंने कहा था ना कि ये लोग सिर्फ मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, जो भी हक बोलेगा ये जाकर उसको गद्दार, आतंकवादी, देशद्रोही बोल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये होना चाहिए था, जो हुआ है होना चाहिए था। अब आपको पता चला होगा किसान आंदोलन को ख़राब करने वाले कौन हिंदू थे, यही हिंदू संगठन वाले। अरे अगर पेपर लीक हुआ और किसी मामले से कैसे जैसे ऐसे तैसे एक पार्टी बनी, कॉकरोच जनता पार्टी, तो उसमें तो हिंदू विरोधी, उसमें किसी भगवान का विरोध तो नहीं हो रहा था। फिर हिंदू संगठन का वहाँ काम क्या था? तब अब समझ में आया लोगों को कि ना 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 ना, ये कोई हिंदू संगठन नहीं है, ये बीजेपी ही है। ये बीजेपी के गुंडे हैं जो भगवान के नाम पर आतंकवाद फैलाते हैं। लेकिन मुसलमानों को हमारे उलमाए दीन ने इस प्रोटेस्ट से दूर रहने को कहा। लेकिन फिर भी देख लीजिए, उलमाए कराम के मना करने के बावजूद मुसलमान ये कहाँ मानेंगी भाई, और लड़कियां कहाँ मानेंगी भाई। इनको तो आग लगी होती कि नहीं, कर देना, कुछ तो करना है ज़िंदगी में, यही करना है बस। या तो बुर्का उतार के करेंगी या बुर्का पहन के करेंगी, करेंगी ज़रूर। मना किया गया कि देखो भाई, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आज के भारत में मुसलमान ऑलरेडी एक अपराधी माना गया है कि भाई ये अपराधी है। आप देखिए, हिंदू हिंदू का कत्ल कर दे, शोर नहीं मचता है, लेकिन एक मुसलमान हिंदू का कत्ल कर दे तो सारा हिंदू संगठन तिलमिला जाता है, पैंट में पेशाब निकल जाता है, चीख चीख कर हक देते हैं पैंट में।
इतना बवाल काटते हैं। यही इनका दोगला मिजाज है। अब अगर आप किसी प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं तो आप ऑलरेडी इस भारत के दोयम दर्जे के नागरिक बना दिए गए हैं। एक भीड़ है, उस भीड़ में वो सारी हिंदू भीड़ है, उस भीड़ में 4 मुसलमान हैं और सरकार नहीं चाहती है कि प्रोटेस्ट हो, तो सरकार उस भीड़ में उन 4 मुसलमानों को गिरफ्तार करेगी, हिंदुओं को नहीं करेगी। ये बात बहुत क्लियर थी और है। तमाम प्रदर्शन उठाकर देख लो। अब मान लीजिए 1% उसमें मुसलमान गया, तो क्या उसने अपनी आंखों से नहीं देखा कि वहाँ पर हिंदू संगठन भी पहुँचे हुए थे और वो उन हिंदुओं को ही, जो बेचारे छात्र हैं, जो कल तक खुद बीजेपी को सपोर्ट करते थे, आज वो एजुकेशन सिस्टम से परेशान होके उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, तो हिंदू संगठनों ने उन्हें भी आतंकवादी कह दिया। यानी अगर मोदी का विरोध करोगे, विरोध भी कहाँ कर रहे थे, मोदी से सवाल कर रहे थे, एजुकेशन मिनिस्टर से रिज़ाइन मांग रहे थे। बस ये भी नहीं कह रहे थे कि भाई सरकार पलट दो, सरकार बदल दो, सरकार क्या ना, वो तो कह रहे थे भाई अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर बदलने की बात कर रहे थे। भाई बीजेपी अगर उस एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहती तो एजुकेशन मिनिस्टर को हटाकर भाई बीजेपी अपना दूसरा बना देती, भाई एजुकेशन मिनिस्टर कोई पढ़ा लिखा। यही तो मांग थी, गलत मांग तो नहीं थी। लेकिन वहाँ हिंदू संगठनों ने माहौल बनाया कि ये तो देश विरोधी बातें हो रही हैं, ये तो शर्जीले माँ वाली बातें हो रही हैं। अरे सही बात कर देना कोई देश विरोधी बात हो जाती है क्या? और मोदी भारत हो गया है क्या? ये आवाम वहाँ की जेनजी ने जब सवाल किया तो आएँ बाएँ शाएँ टाएँ होते नजर आए, लेकिन मुसलमानों को साफ बोला गया था, उलमाए कराम ने साफ कह दिया था, इस प्रोटेस्ट से दूर रहना, सॉफ्ट टारगेट हो, मोदी सरकार सीधा तुम्हारे चूतड़ों में गोली मारेगी। याद रखना, जिस माहौल में, जिस आप मौके पर ये देख रहे हो कि अगर हिंदू कत्ल हिंदू का कर दे रहा है तो उस पर दूसरा हिंदू बोल नहीं रहा है, लेकिन एक मुसलमान हिंदू का कत्ल कर देता है जो कि गलत है और उसका एनकाउंटर भी हो जाता है, बवाल भी काटा जाता है, और एनकाउंटर होने के बाद भी इनके दिल शांत नहीं होते हैं। फिर मदरसों को बैन किया जाता है हिंदुओं को खुश करने के लिए। ये सब कुछ चल रहा है ना। लेकिन यही सब चीज़ें देखने के बाद हमारे आलिम दीन उलमाओं ने मना कर दिया कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है इससे मुसलमान दूर रहे। लेकिन इन लड़कियों को कौन समझाए भाई, बुर्का पहन के पहुंची हैं भाई कि हम तो जाएंगे, और जब गिरफ्तार हो जाएंगे तो इनके अम्मा अब्बा क्या रोएंगे कैमरे के सामने, हमारी बच्चियों को बचाया। बच्चियों में तड़प ही इतनी ज़्यादा है, ना आलिम की सुननी, ना उलमाओं की सुननी है, ना अपने लीडर्स की सुननी है, ना मुस्लिम क्रिएटर्स की सुननी है, ना अपने घर के बड़ों की सुननी है, अपनी चलानी है बस। गिरफ्तार मैं कह रहा हूँ होती एक आध 2-3 गिरफ्तार लड़कियाँ, मज़ा आता, फिर देखते क्या होता। हद हो गई भाई, किसी की सुननी नहीं है। अरे भाई किसी को तो अपना बॉस मान लो कि भाई ये बंदा बढ़िया बातें बोलता है या ये आलिम दीन बहुत जेन्युइन बात बोलते हैं, लाओ मैं इनसे पूछ लेती हूँ इनका क्या कहना है, इस प्रोटेस्ट में शामिल हो। लोग मुझसे कह रहे हैं रज़ा भाई तुमने इस पर बयान क्यों नहीं दिया। भाई देखो, कोई भी किसी भी तरह की पार्टी सिस्टम के खिलाफ, किसी अपराध के खिलाफ, किसी अन्याय के खिलाफ बोल रही है, मैं फुल सपोर्ट में हूँ। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं खुल्लम खुल्ला इस सीजेपी को प्रमोट करूँ या कॉकरोच जनता पार्टी को मैं जाके प्रोटेस्ट में शामिल हो जाऊँ, स्पेशल रिपोर्ट बनाऊँ, तो भाई साहब दिल्ली पुलिस सबसे पहले मुझे उठाएगी कि भाई ये कर रहा है, भाई प्रमोट ये कर रहा है। क्योंकि भाई मैं मुसलमान हूँ, हिंदू अगर करेगा ना तो उसमें बवाल नहीं होगा, मुसलमान है तो वो जहर बना दिया जाएगा। और भाई मुझे देखना था और अभी भी देखना है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम से लड़ने के बहाने ये जो एक पार्टी बनी, इनके और मुद्दे क्या है। भाई मैं मुसलमान हूँ, मेरी सबसे बड़ी मांग और मेरी सबसे बड़ा दुख, मेरी सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि मुसलमान होना भारत के अंदर क्राइम बनाया गया है मोदी के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा क्राइम बना दिया गया है। हमारा कोई भी त्यौहार हम मना नहीं सकते, हमारे त्यौहार पर यही आके अपनी अम्मा की तरह नाचेंगे,
अपने पूर्वजों की तरह नाचेंगे, मस्जिद पर हमला करेंगे। हिंदुओं को खुश करने के लिए पुलिस प्रशासन मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ेगी, इमाम बारगाहों को तोड़ेगी, मुसलमानों के घरों को तोड़ेगी। भाई मेरी डिमांड तो यही होगी ना कि हमें जीने दिया जाए। तुम सरकारी नौकरी लो, तुम कुछ भी करो भाई, हमें जीने दिया जाए। तो मुझे तो ये देखना है कि ये जो पार्टी अब बनी है सीजेपी, इनके मैनिफेस्टो में मुसलमानों के लिए क्या है। मेरी नज़र में तो कुछ नज़र नहीं आया कि भाई इन मतलब मुसलमानों के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ मैं रुक गया हूँ, विरोध नहीं कर रहा हूँ, खिलाफ नहीं हूँ। उनकी बेचारों की अपनी मांग है, ठीक है, लेकिन मुसलमानों की तरफ से मुझे दिख रहा है कि इसमें कुछ नहीं है। मुसलमान की कोई डिमांड है कि हमें नौकरी दो? नहीं। मुसलमान क्या कह रहा है कि मतलब हमें बंगला दे दो, हमें ज़मीन दे दो? नहीं। मुसलमान कह रहा है भाई हमें जीने तो दो, हमें अपने त्यौहार मनाने दो कानूनी तरीके से। जो मतलब होली सड़कों पर खेली जा सकती है, सारे कांड सड़कों पर किए जा सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ कोई चिंगाड़ कर गंदा सा मुंह लेकर गंदी ज़बान चलाता हुआ कहता है कि भाई बहनों आज सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। अबे चूरन, कोई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ता। सड़क पर नमाज तब पढ़ी जाती है जब मस्जिद में जगह नहीं बचती। और ये जो कावड़ लेके जाते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान का आधा रोड जाम हो जाता है, उसका क्या? उस पर मुंह इनका जो है कुत्ते जैसा तो है और वो सूअर जैसा बन जाता है। बयान आप खाली सुनो उनके, सिर्फ गंदे बयान, मुस्लिम विरोधी बयान। तो मुसलमानों की यही तो चाहते हैं कि भाई हमें इस हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत से जीने दिया जाए, हमसे सौतेला व्यवहार ना किया जाए। तो अब देखना ये है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है मुसलमानों के लिए अपने मैनिफेस्टो में क्या रखती है। उधर दोस्तों पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में आज के दिन चुनाव रखा है और भारत ने पहले ही विरोध दर्ज कर दिया है कि ये इलाका हमारा है जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है और यहाँ पर चुनाव करके वो इलाका पाकिस्तान का नहीं हो सकता। अब मेरा कहना यह है कि सिर्फ बयानबाजी से क्या होगा? है तुम्हारे इतना दम तो भैया ऑपरेशन सिंदूर जारी करो, दोबारा करके दिखाओ। और इस बार गुलाबी सुअर के कहने पर बंद मत कर देना लड़ाई, एंड तक लड़ना। 2 दिन की कोई लड़ाई होती है? डे 1 में ही वो भारत के वो जो तथाकथित मेजर गौरव आर्या जो टीवी पे उछल रहा था कि देखो इस्लामाबाद पर भारतीय फौज ने कब्जा कर लिया, हमारे अंडों पे कब्जा करके दिखा दे तू, बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया और उसके बाद भी भारत की आवाम को, भारत की जनता को देखो, मेजर गौरव आर्या का किसी ने विरोध नहीं किया कि भाई साहब नेशनल टीवी चैनल पर तुम ये वाली बातें कर रहे थे कि हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। मैं तो खुद तैयारी में था यार, सुअर ने कह दिया है तो हमने कब्जा कर लिया होगा, अब तो नाश्ता इस्लामाबाद में करेंगे। तो दोस्तों अब जो पाकिस्तान को ये कह रही है गवर्नमेंट, ये जो मोदी सरकार है बड़ी हिम्मत वाली है, 56 इंच वाली, ये जो कह रही है कि भैया ये जो गिलगित बल्तिस्तान है ये हमारा है। भाई हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, बीजेपी ने कितनी बार कहा कि इस बार सरकार बना दी जाए तो हम अपनी उस ज़मीन को आज़ाद करा लेंगे, हम पीओके आज़ाद करा लेंगे। कराओ ना यार, कब कराओगे? मोदी भी तो इंसान ही है ना यार, हैं? 2000 साल जिएगा क्या? हमें तो अभी देखना है। अभी 1 डेढ़ साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल निकल चुके हैं, निकले आ रहे हैं कि भाई जब भी चुनाव आएगा जी पाकिस्तान से हम अपनी ज़मीन आज़ाद कराएं। आज़ाद कराओ ना भाई। आज़ाद कराने के नाम पर क्या होता है? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुसलमान। जैसे ही चुनाव आएगा कहीं धमाका हो जाएगा, जैसे ही चुनाव आएगा कहीं बवाल कट जाएगा, जैसे ही चुनाव आएगा हिंदू मुसलमान हो जाएगा, जैसे ही चुनाव आएगा जहाँ पर सही लोग सही सवाल करेंगे कि भैया नौकरी कहाँ है, सड़कें कहाँ हैं भाई, एजुकेशन सिस्टम ठीक करो, बेरोज़गार जो हिंदू हैं बेचारे उन्हें ही रोज़गार दो, मुसलमान को भाई जीने। जब ये ऐसी बातें की जाएंगी ना तभी एकदम से कहीं ना कहीं या तो आतंकी हमला हो जाएगा। आप देखो तो सही, आतंकवाद भी, जो आतंकवादी संगठन है ये भी यार किसका साथ देते हैं, किसका सपोर्ट करते हैं भाई? ये वैसे कभी नहीं कर पाएंगे कुछ, लेकिन जैसे ही भारत में चुनाव का माहौल होगा या आतंकवादी पता नहीं किसको सपोर्ट करते हैं उसी टाइम अटैक कर देते हैं कि ले बेटा अब देखो, और सीधा एक तरफा बीजेपी जीत जाती है।
और कितना खुल के बोलूँ मैं। बहरहाल भारत ने सख्ती से विरोध किया है और कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में अगर पाकिस्तान चुनाव करवा लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़मीन उसकी हो गई है। हज़रात मोहतरम, वहीं भारत ने पाकिस्तान से साफ कह दिया है कि वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट हम तब तक सस्पेंड रखेंगे जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद खत्म नहीं कर देता। पूरी दुनिया में भाइयों बहनों, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। अमेरिका में बज रहा है कि नहीं बज रहा है, फ्रांस में बज रहा है कि नहीं बज रहा है। मोदी से ये करवा लो। अब मोदी ने जितना ये किया उतना ही देश बर्बाद हुआ। चलिए लिखित में बात करूंगा, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। डोनाल्ड ट्रंप खुद एक दोगला आदमी है। मोदी और ट्रंप एक दूसरे को, मोदी जो है नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करता रहेगा और वो आए दिन गुलाबी सुअर आए दिन भारत का अपमान करते हुए कभी बैन लगा देगा, कभी भाई टैरिफ लगा देगा। और अभी 4 दिन पहले उसने बयान दिया था, मैंने आपको यहीं से रिपोर्ट दी थी कि इतनी घटिया बातें करी हैं ट्रंप ने। कहा कि अब तक भारत हमसे पैसा कमाता था और आज उल्टा हम भारत से पैसे कमा रहे हैं और हमारी डील जल्द होने वाली है। इस तरह की बातें गुलाबी सुअर ने की। लेकिन मजाल है मोदी के मुंह से एक शब्द खिलाफ में निकल जाए। अबे भाई क्या कहें, एक कॉल से जब पतलून गीली हो जाए तो सामने से कुछ बोला थोड़े नहीं जा सकता है। डरपोक तो 56 इंच की छाती नहीं, 56 इंच की पीठ है। यही सच्चाई है। अब 1 साल के अंदर इसी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इसी 1 साल के अंदर 1076 से ज़्यादा भारतीयों को भारत डिपोर्ट किया है। अमेरिका में जाकर रह रहे थे जो भारतीय, और जब मोदी जी पहुंचते थे तो मोदी का वेलकम कर, मोदी को देख लिया अपना भगवान को देख लिया, मोदी जी को देख लिया अपना भगवान, मोदी जी ग्रेट, मोदी जी ने किया जो बहुत अच्छा किया। और उनसे पूछ लेते थे कि मोदी जी ने क्या किया है तो मुँह से बोला नहीं जाता था। अबे अगर मोदी जी ने इतना बढ़िया काम किया है और भारत माँ इतनी तरक्की कर रही है तो अमेरिका में तुम अपनी माँ बहनें क्यों करा रहे हो भाई, भारत आओ। अब ये काम मुसलमानों की दिल की बात लगता है ट्रंप ने सुन ली और ट्रंप ने 1000 से ज़्यादा इसी 1 साल के अंदर भारतीयों को भारत डिपोर्ट कर दिया और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह से काम जारी रहेगा। तो अब इस पर भी मोदी सरकार की औकात नहीं है कि गुलाबी सुअर की यानी डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर सके। पूरी दुनिया में बज रहा है कि नहीं बज रहा है, अजीब बज रहा है घंटा हमारा। उधर आखिरकार नेपाल के विदेश मंत्री भारत आ गए हैं और भारत के साथ मिलकर उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बात की है। यूपीआई पेमेंट को लेकर बात की है, बॉर्डर के और भी, जैसे कि एक और रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। इस रिपोर्ट में देखिए भारत के कहने पर नाराज़गी व्यक्त करने पर जो बॉर्डर पर जो टैक्स लगता था सामान ले जाने लाने में, उसकी फ़ीस को कम किया है इस बालन शाह की सरकार ने। और भी जो बॉर्डर पर तनाव चल रहे थे, भाई भारत से जो लोग जा रहे थे सामान लेकर या नेपाल से सामान लेके इधर आ रहे थे तो चेकिंग बड़ी ख़तरनाक कर रखी थी, ज़बरदस्ती लोगों को परेशान करने वाला मामला था, वो बालन शाह की सरकार ने फ़िलहाल के लिए ख़त्म कर दिया है। चाइना और पाकिस्तान भारत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए जर्मनी से 8 से 9 सबमरीन लेने की तैयारी में भारत है। नाम अभी कंफर्म नहीं है कि किससे हम लेंगे, लेकिन जर्मनी का नाम आ रहा है। लेकिन मोदी का दोगलापन ये देखिए कि जब पता है कि चाइना भारत के लिए बड़ा खतरा है तो चाइना से हाथ काहे मिला रहे हो भाई। तुम्हें जब पता है कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान का सबसे बड़ा साथी चाइना है, तब तुम चाइना से क्यों कर रहे हो भाई। यही सवाल जब हम पूछ लेते हैं तो फड़फड़ाने लगते हैं हिंदू संगठन, जबकि हम ना किसी माता का अपमान करते हैं, न किसी प्रभु का अपमान करते हैं, न किसी देवता का अपमान करते हैं। लेकिन हमें क्या पता, ये जब अपना भगवान मोदी को मान के बैठे हैं और मोदी से सवाल करने पर ये तड़प जाते हैं, तो अब हम क्या करें। इस वक्त तो पाकिस्तान की अमेरिका के साथ भाई साहब बहुत बन रही है।
पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसडर है उसने कहा कि स्ट्रॉन्ग अमेरिका पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है और स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत अच्छा है। सोचिए हमारा कितना बेड़ा गर्क हुआ है, हमारे मुल्क के लिए कौन साला पनौती ऐसा बना और कौन सा इंसान ऐसा पनौती बन गया कि कल तक जो अमेरिका हमारा साथ देता था, आज वो अमेरिका मुंह से मुंह हमारे दुश्मन इस पाकिस्तान के साथ मिला रहा है। हजरात, पाकिस्तान ने कोशिश की बलोच लड़ाकू संगठन और एक माजिद ब्रिगेड, इन दोनों संगठनों को, जो पाकिस्तान के संगठन हैं, पाकिस्तान ने कोशिश की कि इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट में इनको डलवा दिया जाए यूएन में बोलकर। लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, इन दोनों संगठनों को आप आतंकी लिस्ट में नहीं डाल सकते। वहीं सबसे बड़ा अपडेट ये भी है कि तुर्की के विदेश मंत्री बांग्लादेश के दौरे पर आने वाले हैं। यानी बांग्लादेश, जिसको कल तक कोई नहीं पूछ रहा था, आज वो पाकिस्तान के करीब, आज वो चाइना के करीब, अब वो तुर्की के करीब भी हो जाएगा। लेकिन अगर टकराव उसका किसी से होगा तो अपने पड़ोसी भारत से होगा। हमारे भारत की विदेश नीति का बेड़ा गर्क कितना है कि अगर आप ईमानदारी से आंख बंद करके ज़रा मैप को सोचिए और चारों तरफ नज़र डालिए तो हमारे सभी दुश्मन बने हुए हैं। म्यांमार हमारा सगा नहीं, चाइना हमारा सगा नहीं, पाकिस्तान हमारा सगा नहीं, अज़रबैजान हमारे ख़िलाफ़, तुर्की हमारे ख़िलाफ़, बांग्लादेश हमारे ख़िलाफ़, नेपाल हमें आंख दिखा रहा है। हमारा दोस्त कौन है पता है इस वक्त? सिर्फ तालिबान, अफ़गानिस्तान। और ये तालिबान कौन है? जिसे योगी मोदी खुलकर गालियां बकते थे, आतंकवादी कहते थे। योगी तो दांत निकाल निकाल के, मुंह बना बना के विपक्ष को तालिबान समर्थक कहा करते थे। ये तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब यही सरकार तालिबान को दवाइयाँ, तालिबान को एम्बुलेंस, उसको खुश करने के लिए तालिबान के साथ डील। तालिबान का अफसर यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ है, एम्बेसी खोल ली गई है। यानी हमारे जितने अच्छे अच्छे दोस्त हो सकते थे आज सब हमसे दूर हैं। जिन्हें हम आतंकी कहते थे आज उनको आतंकी कहकर थूक कर चाट लिया गया है। दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट को कौन नहीं जानता। नेपाल की ये गोरखा रेजिमेंट पहले हमारे साथ काम किया करती थी, भारत के साथ काम किया करती थी। भारत में नेपाल के युवा खुद आकर गोरखा रेजिमेंट में भर्ती लिया करते थे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसके बाद अब गोरखा रेजिमेंट हमारे यहाँ कम हो गई। जैसे मोदी सरकार एक 4 साल का वो एग्रीमेंट वाला खेल खेलने लगी कि भैया 4 साल के लिए आप हमारी फ़ौज में आओ और काम करो। अब जो फ़ौज में भर्ती होता है वो तो अपनी ज़िंदगी और मौत सब नाम कर देता है कि भैया अब अपनी इस देश के लिए मर जाना है। अब जब कोई सेफ्टी, सिक्योरिटी और फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा तो फिर कौन आएगा? वो भी नेपाल से कौन आ रहा है? जिसके बाद हमारी गोरखा रेजिमेंट कमज़ोर हुई और ब्रिटेन ने फ़ायदा उठाया। ब्रिटेन ने अपने मुल्क में गोरखा रेजिमेंट बनाकर तैयार कर ली और ब्रिटेन के किंग ने उन गोरखा रेजिमेंट से मुलाकात की और उनसे कहा कि हमें फ़ख्र है कि आप हमारे यहाँ हैं और हमारे फ़ौज के साथ हैं। सोचिए, यही गोरखा रेजिमेंट कल भारतीयों के साथ थी, भारतीय फ़ौज के साथ थी, अभी भी है। लेकिन तमाम रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं कि गोरखा रेजिमेंट में काफ़ी कमी आ गई है। नेपाल के युवा भारत आकर गोरखा रेजिमेंट में शामिल नहीं हो रहे हैं। उधर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उंग फिर एक बार हथियारों की खेप पे पहुंचे हैं और अपने एक ऐसे युद्धपोत पर पहुंचे हैं जो परमाणु कैपेबल है। लगातार नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियार बना रहा है और सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार बना रहा है। लेकिन मजाल है कि अमेरिका इसे रोक सके। यही तो बात है, जिसके पास परमाणु है, जो परमाणु बना चुका है, उससे अमेरिका कुछ नहीं कह पा रहा है। लेकिन जिसने पहले ही मना किया है कि हम परमाणु बनाएंगे ही नहीं, उस ईरान पर इस अमेरिका ने अटैक कर दिया और जिस हमले की वजह से आज सारी दुनिया मुसीबत में फंस चुकी है। ये ज़िद्दी डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को एक गेम की तरह देख रहा है
और अपने ही फायदे के लिए कभी ये कनाडा पर कब्जा करने की बात करता है, कभी ये ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात करता है। कल इसने फिर से क्यूबा पर कब्जा करने की बात की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी धर्मपत्नी को सबके सामने किडनैप कर लिया। लेकिन मजाल है पूरी दुनिया का कोई एक देश खड़ा होकर अमेरिका का इस ट्रंप का विरोध करे। फुल दादागिरी और जिसे कहेंगे बदतमीजी, घटियापन पर उतारू है डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, यूक्रेन और रूस का भी अपडेट अब आप ले ही लीजिए। दोनों देशों के बीच कैदियों की अदला बदली हुई है। 185 यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को आज़ाद किया है और ऐसे ही 185 यूक्रेनी कैदी को रूस ने अदला बदली करके आज़ाद किया है। दोनों के बीच अभी जंग बढ़ रही है, रुकी नहीं है। दोनों देश एक दूसरे पर बड़े हमले कर रहे हैं। वही मेरे दोस्तों, रूस अपनी राजधानी मॉस्को और मॉस्को में मौजूद जो ऊंची इमारतें हैं उनकी छतों के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। यानी कि यूक्रेन चाहता है कि जल्द से जल्द ये जंग ख़त्म हो, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं और अगर यूक्रेन और रूस में ज़बरदस्त सर्दी आती है तो ऐसे में यूक्रेन रूस से अगर लड़ता है तो यूक्रेन को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यूक्रेन किसी भी हालत में कमज़ोर है। यूक्रेन ने रूस में 200 और 250 किलोमीटर अंदर घुस कर हमले किए हैं। हजरात, यूरोपीय यूनियन ने बड़ा खुलासा किया है कि रशिया पूरे यूरोप में सैटेलाइट जैम कर रहा है। यानी यूरोप रूस को अपने लिए ख़तरा देख रहा है कि रशिया पूरे यूरोप के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। और क्यों ना बने, ये पूरा यूरोप मिलकर रूस के पीछे पड़ा हुआ है। यही यूरोप है, यही वेस्टर्न देश हैं जो यूक्रेन को फंड कर रहे हैं। पिछले 4 से 5 साल हो चुके हैं लगातार यूक्रेन को पैसा कौन दे रहा है? यही यूरोपियन देश दे रहे हैं। और जब रशिया यूरोप पर भड़कता है तो इनका रोना निकलना शुरू हो जाता है। रशिया के यमन के इलाके में यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर दिया। वहां कुछ बचा नहीं है। तस्वीर आपके सामने। Пиздец. Не вот так вот, да. Скинь мне эту фотку. Это ее. Кому-то надо какие-то. Пиздец. हज़रात मोहतरम, रोमानिया के पोर्ट पर एक ड्रोन जाकर गिरा और धमाका हुआ। रोमानिया ने 1 सेकंड नहीं लगाया, रशिया पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये जी ड्रोन जो आया है ना हमारे पोर्ट पर, ये रूस का है। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि वो ड्रोन रूस का नहीं बल्कि यूक्रेन का था। बस इसके बाद सबका मुंह बंद हो गया। भैया, तुर्की का एक छोटा जहाज़, समुद्री जहाज़ ब्लैक सी के अंदर से गुजर रहा था। अचानक उस जहाज़ पर हमला हुआ, एक तुर्किश मारा गया, 4 घायल हुए। बड़ी बात यह है कि ये पता ही नहीं चल रहा कि वो अटैक किया किसने था। हजरात, जो ज़ेलेंस्की बड़ी बड़ी बातें करता है, उसने ओपन लेटर लिखा था व्लादिमीर पुतिन को, रूस के राष्ट्रपति को, और मिलने की डिमांड की थी, मिलने की चाहत रखी थी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मिलकर हम बातचीत कर लेते हैं। जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिस वजह से मैं तुमसे मिलूं। जिसके बाद ज़ेलेंस्की तिलमिला गया, भाई ईगो हर्ट हो गया। ज़ेलेंस्की ने फिर ओपनली कहा कि रशिया ने बातचीत और जंग के बीच जंग को चुना है और हमें अप्रूवल दिया है कि हम अब अगला हमला रशिया पर प्लान करें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि उनके साथ धोखा हुआ पिछले चुनाव में। अगर पिछले चुनाव में उनके साथ धोखा ना होता तो उस वक्त ऐसे हालात बन जाते कि आज हमारी जंग यूक्रेन के साथ नहीं हो रही होती। फिलहाल अभी की स्थिति यह है कि हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को मजबूत कर रहे हैं और लंबी जंग के लिए तैयार हैं। ब्रिटेन की इंटेलिजेंस ने खुलासा किया है कि
हमारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से ये पता चला है कि सन 2030 तक नेटो के देशों पर रशिया हमला कर सकता है। हमेशा की तरह, रोज की तरह, मैं आज आपको फिर एक ऐसा मंजर दिखाऊंगा। तस्वीर आपके सामने है। यूक्रेन के बड़े बड़े अफसर, आला अधिकारी, टॉप के कमांडर सड़कों पर घूम रहे हैं यूक्रेन के, और जो भी उन्हें नौजवान दिख रहा है, जो भी उन्हें दिख रहा है कि हाँ ये जवान लड़का है, उसको, यहाँ तक कि टीन एजर्स भी, 18, 19, 20 साल के लड़कों को भी ज़बरदस्ती किडनैप करके, जी हाँ, गाड़ी लेके जाते हैं ये मारुति की तरह, दोनों साइड से गेट खुले हुए होते हैं, और उनको ज़बरदस्ती उठाकर गाड़ी में डालकर फौज में भर्ती करने के लिए लेके जा रहे हैं। ये यूक्रेन का हाल है। इन तमाम मामलों में फ्रांस का जो रवैया है वो ठीक है। फ्रांस की कोशिश है कि ये जंग खत्म हो जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि वक्त आ गया है कि यूरोप के जितने भी देश हैं वो टेबल पर आकर बात करें और इस जंग को खत्म करने की कोशिश करें। अभी 2 दिन पहले यूक्रेन का एक हमला हुआ। यूक्रेन ने खुद वो हमला किया था। जो अज़रबैजान का एक जहाज़ था समुद्री, उस पर हमला किया, जिसमें 5 अज़रबैजान के सेलर्स, जो मछुआरे हैं, वो मारे गए। उस जहाज़ पर कोई हथियार नहीं था, उस जहाज़ पर कोई फ़ौज नहीं थी। अज़रबैजान का वो एक नॉर्मल जहाज़ था जिस पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। अब आप सोचिए कि क्या दूध का धुला यूक्रेन है? यूक्रेन भी रशिया की तरह कहीं भी हमला जिस पर शक होता है उस पर ड्रोन दाग देता है। इसी तरह से नेटो ने भी रूस को भड़काने वाला पूरा काम किया है। बाल्टिक सी के अंदर नेटो ने ज़बरदस्त मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है, जिस पर रूस की पूरी नज़र है। हज़रात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।